द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में जो एनसीपी के अंदर बगावत हुई है, इसको लेकर कल से ही बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि आखिरकार इस बगावत के पीछे क्या वजह, और कुछ वजह हमने आपको बताई। दरअसल जो डर दिखाया जा रहा है और डर के बाद जो स्थितियां अपनाई गई हैं, वही इशारा कर रही हैं कि ये सब चीजें इसीलिए हुई हैं। अब आर्टिकल्स भी छपने लगे हैं, अब मीडिया संस्थानों को भी पता लगने लगा है कि जिनको जेल जाना था, जिनके ऊपर ईडी हथकंडा अपनाए हुए बैठी थी, वो सब लोग बाइज्जत बरी घूमेंगे और अब तो मंत्री बन गए, तो गिरफ्तारी तो छोड़िए, ईडी केस भी खत्म हो जाएगा। तो हम ये खबर आपको क्यों बता रहे हैं? कल भी हमने कहा था 4 ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो अब इशारा करें कि इन महत्वपूर्ण नामों पर अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर एक डिटर्जेंट काम करता है जो सारे दाग धब्बे आपके मिटा देता है, अगर कुछ है तो। अगर नहीं है तो भी आपको क्लीन चिट देते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में या तो प्रवेश कर जाइए या फिर उस पार्टी में चले जाइए। आपके सारे दुख दर्द कष्ट मिट जाएंगे जो केंद्रीय एजेंसियों से आपको मिल रहे होंगे। अब देखिए, बाकायदे जनसत्ता ने खबर छापी है कि महाराष्ट्र में मंत्री बनने वाले 4 नेताओं के खिलाफ ईडी एंटी करप्शन की जांच। क्या दबाव में की एनसीपी से बगावत? ये सवाल पहुंच जा रहा है। ये जो बगावत हुई है, क्या दबाव में की गई है? क्या बहुत बड़ा दबाव तो हुई? संजय राउत जब शिवसेना में फूट हुई थी, तब संजय राउत बार बार ये कह रहे थे कि हमारे विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है, ईडी, सीबीआई और आईटी का धौंस दिया जा रहा है, और यही सब करके ये बगावत की गई है। अब आगे भी ऐसी ही बगावत करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सवाल जो खड़ा किया था उस वक्त संजय राउत ने, आज वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसीलिए आर्टिकल भी छप रहा है कि महाराष्ट्र में मंत्री बनने वाले 4 नेताओं के खिलाफ ईडी एंटी करप्शन की जांच। क्या दबाव में की एनसीपी से बगावत? हसन मुशर्रफ के खिलाफ ईडी जांच कर रही है और अप्रैल में जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यानी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही थी। फिलहाल मुशर्रफ को बॉम्बे हाई कोर्ट से 11 जुलाई तक राहत मिली है, उसके बाद उनकी किस्मत का फैसला होना है। तो ऐसे वो सभी नाम हैं जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं, उन सब पर तलवार लटकी हुई थी और यही तलवार बगावत की वजह भी मानी जा रही है। अब चाहे शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे हों या फिर संजय राउत हों, ये सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव और आने वाले बीएमसी चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव के लिए डर लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे आ रहे थे, उन सर्वों के आधार पर भी डरी हुई थी। जो सर्वे इशारा कर रहे थे कि महाविकास अघाड़ी ज्यादा सीटें जीतेगी, एनडीए गठबंधन ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगा और ज्यादा प्रभाव जो है वो एकनाथ शिंदे का नहीं दिखाई देगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में अपने वजूद को बरकरार रखने की तलाश बदस्तूर जारी थी और इसी क्रम में ये बड़ी बगावत एनसीपी में हुई है। और एनसीपी में जो बगावत हुई है वो क्यों हुई है, ये तो हम कल भी आपको बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार की अगुवाई में महाराष्ट्र की शिवसेना और बीजेपी की सरकार में पार्टी के जो 9 मंत्री बने हैं, उसमें से कम 4 नेताओं या उनके परिवार के खिलाफ ईडी या एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की जांच चल रही है। इनमें खुद डिप्टी सीएम बने अजीत पवार, कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ और आदित्य तटकरे के पिता सुनील तटकरे शामिल हैं। विपक्षी पार्टियां अजीत पवार की अचानक सरकार में शामिल होने को इन जांच से भी जोड़ रही हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में छगन भुजबल ने कहा कि विपक्षियों का आरोप है कि मुकदमों के दबाव में हमने सरकार को समर्थन देने का फैसला लिया है, लेकिन अजीत दादा यानी अजीत पवार पर कोई केस नहीं है। मेरे खिलाफ जो सबसे बड़ा केस था वो बंद हो चुका है, ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब चीजें क्या है जरा आप देख लीजिए। अजीत पवार पर क्या है? कोऑपरेटिव बैंक केस चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बनने वाले अजीत पवार के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दिए गए लोन के मामले में जांच चल रही है। इस मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू तो जांच कर ही रही है, साथ ही ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। साल 2019 में महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए की सरकार बनने के कुछ महीनों बाद सितंबर 2020 में ईडब्ल्यू ने कहा कि उसे अजीत पवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन ईडी के ईडब्ल्यूएस के इस स्टैंड को खारिज कर दिया। हालांकि ईडी की आपत्ति को स्पेशल कोर्ट ने नहीं माना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यदि ईओडब्ल्यू किसी केस को बंद कर देती है तो ईडी उसमें जांच जारी नहीं रख सकती। बाद में स्पेशल कोर्ट ईडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट पर कोई फैसला लेती है। इससे पहले ही जून 2022 में राज्य में सरकार बदल गई और ईओडब्ल्यू का स्टैंड भी चेंज हो गया।
अक्टूबर 2022 में ईडब्ल्यू ने कहा कि वो अजीत पवार खिलाफ जांच जारी रखना चाहती है। कब हुआ? 2022 में। और अपनी क्लोजर रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया, यानी जो क्लोजर रिपोर्ट लगी थी उसको दरकिनार कर दिया। अभी ईडब्ल्यू की जांच चल रही है। दूसरी तरफ ईडी ने इसी साल अप्रैल में अपनी चार्जशीट दाखिल की जिसमें अजीत पवार का जिक्र किया है। आप समझिए। अब दूसरा घोटाला जरा देख लीजिए, सिंचाई घोटाला। अजीत पवार खिलाफ कथित सिंचाई घोटाले में भी जांच चल रही है। पवार जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार में जल संसाधन मंत्री और विदर्भ इरिगेशन डेवलपमेंट के चेयरमैन हुआ करते थे, तब उन पर सिंचाई विभाग से जुड़े सवाल खड़े हुए थे। कई प्रोजेक्ट थे जिसमें धांधली का आरोप उन पर लगा था और मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी। 2019 में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तब एसीबी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। बाद में जब बीजेपी की सरकार बनी तब कुछ नेताओं ने मामले की दोबारा जांच की मांग की। तो आप समझिए, जो कहा जा रहा है कि कोई केस अजीत पवार पे नहीं है, दो केस अजीत पवार पे हैं साहब। अब दूसरे आते हैं हसन मुशर्रफ साहब। हसन मुशर्रफ शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने वाले हसन मुशर्रफ के खिलाफ सर सेनापति सतानजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और परिवार से जुड़ी दूसरी कंपनियों के मामले में ईडी की जांच चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुशर्रफ ने दावा किया था कि उनके खिलाफ जानबूझकर साजिश रची गई और ईडी के केस में फंसाया गया ताकि राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया जाए। इसी साल अप्रैल में विशेष अदालत ने मुशर्रफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से उनकी अग्रिम राहत कई बार बढ़ी। पिछले सप्ताह ही मुशर्रफ की अग्रिम राहत 11 जुलाई तक के लिए बढ़ाई गई थी। दूसरी तरफ मुशर्रफ के 3 बेटों की अग्रिम जमानत याचिका भी अभी ईडी और स्पेशल कोर्ट के सामने लंबित है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे होंगे। अजीत पवार और मुशर्रफ साहब दोनों पर केस थे, उनके परिवार के लोगों, उनके बच्चों पर भी केस हैं। इसीलिए ये जो झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ है, जो ये टकराव हुआ है, जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ, इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। अब छगन भुजबल साहब को देख लीजिए। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने छगन भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ साल 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल एक पीआईएल के बाद मुकदमा दर्ज किया था। इस पीआईएल के जो है में साल 2006 में 3 प्रोजेक्ट के करीब 100 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। तब छगन भुजबल राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे और तीनों प्रोजेक्ट, जिसमें दिल्ली में महाराज सदन बनाने, मुंबई में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की बिल्डिंग और मालाबार हिल में स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का ठेका चमनकर डेवलपर्स को मिला था। छगन भुजबल के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया था। इस मामले में 2 साल जेल के रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। साल 2021 में जब राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब स्पेशल अदालत ने छगन भुजबल और अन्य आरोपों से बरी कर दिया था। बाद में इसी साल एक एक्टिविस्ट ने फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। फिलहाल मामला कोर्ट में पेंडिंग है। तो छगन भुजबल की भी हिस्ट्री जान ली आपने। अदिति तटकरे के पिता सुनील तटकरे, एंटी करप्शन ब्यूरो जिस कथित सिंचाई घोटाले में अजीत पवार खिलाफ जांच कर रही है, उसमें कैबिनेट मंत्री बनने वाली अदिति तटकरे के पिता सुनील तटकरे का नाम भी है। साल 2017 में एंटी करप्शन ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें तटकरे को आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन अधिकारियों का कहना था कि इस मामले में अभी एक अलग चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इससे पहले साल 2012 में ईडी भी इसी मामले में तटकरे के खिलाफ इसी मामले प्राथमिकी जांच शुरू की थी। अब चलिए प्रफुल्ल पटेल साहब को देख लीजिए। अजीत पवार की सरकार में शामिल होने के बाद अटकलें लग रही हैं कि एनसीपी नेता प्रमोद पटेल में केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। पटेल भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के रडार पर है। आरोप है कि यूपीए सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर रहते हुए प्रफुल्ल ने कथित तौर पर कई गड़बड़ियां थी, जिसमें विदेशी एयरलाइन को प्रॉफिटेबल रूट से लेकर एफडीआई जुड़े मामले हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि बगावत क्यों हुई होगी। 5 नाम हमने आपको बता दिए और 5 जो है बगावत कर दे गए हैं। अंदाजा लगाइए क्यों बगावत क्यों हुई है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।